दोस्तों, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। लेकिन आज की जनरेशन इस बात को नहीं समझती है और वो अपने माता पिता के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रही है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है, लगातार उनके साथ मारपीट की जाती है। तो यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है और उसके पास क्या कानूनी ऑप्शन बचता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिक ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे। यदि आपके किसी सगे संबंधी के साथ ऐसी घटना की जाती है या आप खुद वरिष्ठ नागरिक है तो आप ऐसी कंडीशन से कैसे डील कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि आप ऐसे बच्चों को, ऐसे उत्तराधिकारी को किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं यदि वो आपके साथ किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसी घटना की जाती है तो वो एक दंडनीय क्राइम होता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये जो सारी घटनाएं, ये एक दंडनीय अपराध होता है और ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका उत्तराधिकारी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। यदि वो किसी भी ऐसी घटना को करता है, उसका कारण बनता है उसके करने का, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा किया जा रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो 3 तरीकों से कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले वो कर सकता है शिकायत के आधार पर उन व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो कोई भी उसके साथ ऐसी घटना कर रहा है। दूसरा, वो उन व्यक्तियों से मेंटेनेंस मांग सकता है, वो उनसे गुजारा भत्ता मांग सकता है यदि वो उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, वो कर सकता है उन्हें संपत्ति से बेदखल, जो उसकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति है। वरिष्ठ नागरिक ऐसी संपत्ति से अपने ऐसे बच्चे को बेदखल कर सकते हैं जो कोई भी उनको प्रताड़ित कर रहा है। ये तीनों ही प्रावधान आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें शिकायत करने की, तो आप शिकायत किस तरीके से कर सकते हैं। यदि बच्चे के द्वारा आपके साथ मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चा आपको प्रताड़ित कर रहा है या आपका शोषण किया जा रहा है, आपको खाना नहीं दिया जा रहा, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, तो ये इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आप शिकायत यदि दर्ज करते हैं, कई सारे व्यक्ति ऐसे मेरे पास फ़ोन करते हैं जो वरिष्ठ नागरिक है, वो कहते हैं कि हमने शिकायत कई बार दे ली है लेकिन उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराइए। शिकायत दर्ज कराने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, दूसरा होता है ऑफलाइन माध्यम के द्वारा। और जो हमारे देश की व्यवस्था है उसका आपको पता है कि यदि आप ऑफलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कराएंगे तो वो एक कागज़ बन के रह जाती है, सरकारी दफ्तर में वो फाइल के रूप में रखी जाती है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, 90% मामलों में उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यदि आप ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कराते हैं तो उन पर अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने इस मामले के अंदर क्या जांच करी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि यदि आप शिकायत को दर्ज करना चाहते हैं तो हमेशा ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करिए, ताकि जो अधिकारी है वो इस बात का अन्वेषण करे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और जो अधिकारी आपके मामले की जांच करता है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद उस अधिकारी को, अपने उच्च अधिकारी को उसके बारे में बताना होता है कि आपने इस प्रकरण में क्या किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ऑनलाइन माध्यम से शिकायत करने का लाभ होता है। आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन वेलफेयर बोर्ड में भी कर सकते हैं और मानव अधिकार आयोग में भी कर सकते हैं। तीनों ही पोर्टल ये प्रभावी पोर्टल होते हैं। यदि आप तीनों ही पोर्टल में शिकायत को दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो कोई भी आपके साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है। इससे शिकायत को दर्ज करने के लिए आपको एक ब्लैंक पेपर पर अपनी सारी समस्याएं लिख लेनी है। यदि आप लिखवाना चाहते हैं या आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो लिखवाना चाहते हैं, किस तरीके से आप उस शिकायत पत्र को लिख सकते हैं, आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहीं से आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें मैंडेटरी होती है जो आपको अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में लिखनी होती है। तो आप अपना शिकायत प्रार्थना पत्र तैयार करके ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक शिकायत संख्या मिलती है, जिसके बाद आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कार्रवाई उस पर की जा रही है और वो प्रार्थना पत्र वर्तमान में किस अधिकारी के पास है। तो ये सारी चीज़ें होती है यदि आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं। यदि आप मानवाधिकार आयोग में कराते हैं तो तब भी कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही यदि आप ऑफलाइन में भी शिकायत करना चाहते हैं तो आप अपने जो थानाध्यक्ष होता है उसको डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। एसएसपी साहब के पास आप प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं यदि आप डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं। यदि हम दूसरी बात करें मेंटेनेंस लेने के लिए,
तो यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो आपकी आम ज़रूरतें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो बेसिक नीड्स होती है जिनकी बदौलत एक व्यक्ति जिंदा रहता है, ये जो उसकी आम ज़रूरतें होती है, इन सभी का पालन करना बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों के द्वारा माता पिता को ध्यान नहीं दिया जाता, माता पिता का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इन सभी कंडीशनों को देखते हुए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वरिष्ठ नागरिक जिनको उनके बच्चों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया है, उस बच्चे उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है, तो ऐसे जो वरिष्ठ नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और वो अपना एक आम जीवन जी सके। इसके लिए उनके बच्चों से उन्हें मेंटेनेंस दिलाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के द्वारा अपने माता पिता को मेंटेन किया जाए, और यदि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि माता पिता ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया है, तो उसका ये नैतिक कर्तव्य है कि वो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी आम ज़रूरत है, उनको पूरा करेगा। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाता है और उनका ख्याल नहीं रखता जो उसे नैतिक रूप से करना चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता, तो ये जो उसके नैतिक कर्तव्य होते हैं, इनको वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेना, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको दंडित किया जा सकता है। जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होता है वो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है यदि वो मेंटेनेंस के ऑर्डर का पालन नहीं करता। कई सारे वरिष्ठ नागरिक मुझे ऐसा कहते हैं कि मेंटेनेंस का आदेश भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसे मामले में जानना चाहते हैं कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद भी बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते, तो आप उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको कहां पर शिकायत करनी है, और एक शिकायत प्रार्थना पत्र आपको लिख कर दिया जाएगा, जो आप डाक के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसके तुरंत बाद 25 से 30 दिन के बाद वो आपको मेंटेनेंस देना दोबारा से शुरू कर देंगे, यदि उन्होंने ऐसा बंद कर रखा है। तो यदि आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं और आप नई याचिका दायर करना चाहते हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होता है। प्रत्येक जिले में अलग से वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को सुनने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर संबंधित अधिकारी के द्वारा उसे सुना जाता है, दोनों पक्षों की गवाहियाँ होती है, आपके बच्चे को, आपके उत्तराधिकारी को भी कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, जो आपका बच्चा होता है उससे ये पूछा जाता है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को क्यों पूरा नहीं कर रहा है, और यदि वो ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो अदालत के द्वारा उसको आदेश दिया जाता है कि वो आपको मेंटेन करेगा। तब उसको इसका पालन करना आवश्यक हो जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अब आपने 2 चीज़ें जान ली कि आप शिकायत भी कर सकते हैं और आप ऐसे बच्चे से मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं जो तीसरा प्रकरण होता है, यदि आप उसे बेदखल करना चाहते हैं, जो तीसरी प्रक्रिया है वो होती है बेदखली की। यदि आप अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से ऐसे व्यक्ति को बेदखल करना चाहते हैं जो आपका ख्याल नहीं रखता है, आपको प्रताड़ित करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उसे बेदखल भी कर सकते हैं, और भविष्य में भी आपकी संपत्ति से उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा यदि आप ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेदखल करना चाहते हैं जो आपको परेशान करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पुलिस अधीक्षक के पास, जो एसएसपी साहब होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको एसपी साहब के पास, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनके पास लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसमें आप बताते हैं कि मैं इसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ मारपीट की है, या मेरे साथ ये दुर्व्यवहार करता है, या इसका आचरण सही नहीं है, ये कल को कोई अपराध कर देगा जिससे हमारे परिवार की बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारे सम्मान को ठेस पहुँचे। तो ये सारी बातें आप अपने प्रार्थना पत्र में लिख करके वरिष्ठ नागरिक के पास दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आप अपने प्रार्थना पत्र में लिख करके जो पुलिस अधीक्षक साहब होते हैं उनको दे सकते हैं। उसके बाद और आप अपने लोकल एरिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं, एक सूचना दे सकते हैं कि मैंने अपने इस बच्चे से, उसका नाम लिखवाइए और उसे बताइए कि मैंने इस व्यक्ति से अपने सारे संबंध विच्छेद कर दिए हैं, मेरे परिवार का कोई मतलब वास्ता इस व्यक्ति से नहीं है। आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। उसके बाद आपके उस बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से ये तीनों ही प्रावधान आपके लिए होते हैं। यदि आपके बच्चे आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आजकल की जो घटनाएं देखी जा रही है वो होता ये है कि वरिष्ठ नागरिक जब अपनी एज में आते हैं, जो माता पिता है जब वो अपनी एज में होते हैं, जब वो वरिष्ठ नागरिक की एज में आते हैं, तब वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को बांट देते हैं। वो इस उद्देश्य के साथ बांटते हैं कि कल को संपत्ति को लेकर उनके बच्चों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि सिविल कोर्ट भरी पड़ी है ऐसे मामलों से। सैकड़ों की संख्या में ऐसे मामले पेंडिंग रहते हैं
जो मकानों से संबंधित होते हैं, जो जायदादों से संबंधित होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर के होते हैं। तो माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए, उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो इसी एवज़ में, इसी उद्देश्य के साथ वो अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने जीते जी अपने बच्चों में बाँट देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो संपत्ति मिलने के बाद अपने माता पिता को परेशान करने लगते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि जो सारी संपत्ति है वो भी इनके नाम आ गई है और ये उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक उनको दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं यदि वो इनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, या इनकी जो आम ज़रूरतें होती है इनका ख्याल नहीं रखता, या इनके साथ मारपीट करता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि मेरे बच्चे के द्वारा मुझको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद जो आपका जो उत्तराधिकारी होता है उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है और वो संपत्ति आपके पास दोबारा से आ जाती है। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।